हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस शानदार सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030। तो यह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे साथियों, ये आपके सिलेबस में दो दो जगह दिया हुआ है, तो एक तीर से दो निशाने लगाने आपको आने चाहिए। अगर हम पेपर 3 पार्ट बी की बात करते हैं, पेपर 3 पार्ट बी, उसका यूनिट 3 जो आयुष वाला पोर्शन है, उसमें अगर देखोगे तो आपको सेकेंड लाइन में दिखेगा वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम या पॉलिसी 2030। इसके अलावा मेरे साथियों, अगर आप सिलेबस में देखोगे पेपर नंबर 6 जो आपका निबंध लेखन वाला पोर्शन है, जिसमें 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, वहां पर भी आपको यह टॉपिक लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो हमें इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट करना है कि इसके सारे डायमेंशंस कवर हो जाएं और एक ऐसे राइटिंग फॉर्मेट में भी हमारे नोट्स तैयार हो जाएं। तो हमको दोनों तरीके से इस टॉपिक को कवर अप करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030। तो मेरे साथियों, जब हम इसको शुरू करते हैं तो हमारा जो अप्रोच होगा वो थोड़ा सा निबंध लेखन को लेकर के होगा। निबंध लेखन में हमको 1000 शब्दों में लिखना है और सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। जो फॉर्मेट हमारा निबंध लेखन का है कि आप निबंध लेखन को किसी इंट्रो के साथ शुरू करो, कोई डेटा के साथ शुरू करो, कोई अच्छा सा कोट है तो उससे शुरू करो, या कोई कहानी आपको आती है, कोई स्टोरी अगर आपको वहां पर बना सकते हो तो उससे कर सकते हो। फिलहाल मैं इंट्रो से शुरू कर रहा हूं ताकि हम लोग का मेंस का आंसर राइटिंग भी हो सके। 10 मार्कर में आए या यहां से कोई भी डायमेंशन से क्वेश्चन आए, 2 मार्कर 7 मार्कर, तो उसे भी आप अप्रोच कर सको। तो शुरू करते हैं हम लोग यहां पर वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम 2023। सर, पहला प्रश्न कि सर ये होता क्या है, ये पॉलिसी क्यों लाई गई, इसकी आवश्यकता क्या है, और इसको लाने का कोई बैकग्राउंड, कुछ पृष्ठभूमि होगी, तो इन सबको बताते हुए, इनके लाभ और उपलब्धियों को बताते हुए निष्कर्ष आप बताइए। तो मेरे साथियों, मैंने जितने डायमेंशंस बताए, मैंने इंट्रो बोला, पृष्ठभूमि बोली, इसकी आवश्यकता बताई। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि वन नेशन वन हेल्थ 2030 जो पॉलिसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, उसकी आवश्यकता क्या है, तो आप वहां पर उस डायमेंशंस को कवर करोगे इसके इंट्रो को लिखते हुए। तो ये इंट्रो जो मैं बता रहा हूं, ये हर जगह आपको काम आएगा। आवश्यकता के बाद इसके लाभ, इसकी उपलब्धियां, अभी तक हमने क्या क्या किया है, वो सारी चीजें लिखते हुए आप निष्कर्ष लिखोगे, और एक बेहतरीन सा निष्कर्ष लिखेंगे जो कि आपको ऐसे में और यहां पर 10 मार्कर 7 मार्कर में काम आएगा। तो मेरे साथियों, यह केंद्र सरकार की एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति है। बहुत बढ़िया, केंद्रीकृत स्वास्थ्य नीति है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें परंपरागत चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति। मेरे साथियों, इसके पहले के जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आयुष, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया कि आयुष को लॉन्च करने का एक ही मोटिव है कि जो एलोपैथी का इस्तेमाल हम भर भर के कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम करके हमारे आयुष चिकित्सा पद्धति को थोड़ा बढ़ावा दें, जिसमें आयुर्वेद, जिसमें योग, जिसमें यूनानी, जिसमें सिद्धा, होम्योपैथी, ये सोवा रिक्पा, ये सभी समाहित हैं। इनको यूज करने के लिए हम बढ़ावा, इनको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इसको बढ़ावा देने के लिए हम आयुष पद्धति को लॉन्च किए। आयुष चिकित्सा पद्धति जिसमें हम नेचुरल तरीके से क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। और जो हमारा एलोपैथी है, एलोपैथिक चिकित्सा, इसमें रसायनों का उपयोग काफी ज्यादा होता है। रसायनों का उपयोग जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो बीमारी है उसको खत्म करते समय हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाता है ना। जैसे बोलते हैं ना, होम्योपैथी वाले बाबा के पास अगर आपने गए होगे, गोलियां वगैरह उन्होंने जो दी होगी, तो एक ही शब्द आपने सुना होगा, फायदा अगर नहीं किया तो नुकसान तो नहीं करेगा। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथी में। तो फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं करेगा का मतलब यही है कि ये पूरा नेचुरल तरीके से बनाया गया है, जैसे जड़ी बूटी वगैरह आप समझ सकते हो। तो इसको हमको बैलेंस करना है। साथ ही साथ हमारे
देश में, विश्व में कुछ ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो कि पशुओं से उत्पन्न हो रही हैं। पशुओं से उत्पन्न होने वाले जितने भी बीमारियां हैं, जैसे कि अभी 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 हाल में कोरोना वायरस जो फैला था, एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला था। तो ऐसी बीमारियों को आइडेंटिफाई जल्दी से जल्दी किया जा सके, उसकी रोकथाम के लिए जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन हो, उसको खत्म करने के लिए दवाइयों का जल्दी से जल्दी बनना, ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हम जंतुओं का आकलन करें, उनकी बीमारियों का जांच करें, उसकी लिस्टिंग करें, केंद्रीकृत करें और पूरी तरीके से उसको लॉन्च करें और अपने मेडिकल से उसको जोड़ें। बात समझिएगा, जो चिकित्सा हमारी हो रही है मानवों की, जो चिकित्सा जंतुओं की, जानवरों की हो रही है, पौधों की, अन्य किसी भी जीव जंतुओं की मैं मान लूं, उनकी चिकित्सा पद्धति हमारी चिकित्सा पद्धति को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, केंद्रीकृत करना पड़ेगा, उनको साथ में मिलाने की आवश्यकता है। ये एक मोटिव है। ये आप इस नजरिए से देखो इसको, वन नेशन वन हेल्थ को। इसके अलावा ये जो हमारा वन नेशन वन हेल्थ है, ये एक हिस्सा है वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम का। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा, वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम का। तो सर ये क्या है मेरे साथियों? अगर मैंने जीव जंतुओं की बात की, पेड़ पौधों की बात की, मनुष्यों की बात की, तो ये सभी के सभी इस पर्यावरण में रहते हैं। उनको अगर कोई दिक्कत हुआ, उनको मतलब जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। शायद वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। वो ठीक होंगे तो सकारात्मक प्रभाव, वो खराब स्थिति में होंगे तो नकारात्मक प्रभाव। तो उनका अच्छे अवस्था में होना जरूरी है। तो साथियों, पूरे विश्व में ये पूरा वातावरण है। हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, अन्य देश क्या कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। अगर सारे पेड़ कट जाएं, हम अपने देश में पेड़ों की संख्या बढ़ाते जाएं, लेकिन विश्व में पेड़ पूरे खत्म हो जाएं, तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी की बात नहीं है, वन अर्थ वन हेल्थ की पॉलिसी की बात है, और उसका एक हिस्सा है वन नेशन वन हेल्थ। और ये 2030 तक इसको पूरा करने का हमने एक लक्ष्य रखा है, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम हमने रखा है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम 2023। मेरा ख्याल है जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो ये चीज आपको पढ़ना है, इसे 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बढ़िया है ना। और ये चीज याद रखना, इस पद्धति को हमने जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है आयुष वाली, उसको एलोपैथी से हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, एकीकृत करके पूरे देश में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाना पड़ेगा। क्योंकि हम आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, यूनानी, इन सभी पद्धतियों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। इनका इस्तेमाल बहुत कम से कम कर रहे हैं, और पूरा इस्तेमाल हम लोग एलोपैथी पर यहां पर डिपेंडेंसी बना के रखे हैं। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सर, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि आज जो ये पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, इस स्थिति पर हम कैसे आए, क्या इसके पहले इस पर कोई बात हुई है, इस पर कोई चर्चा हुई है? तो पृष्ठभूमि में हम समझते हैं कि इसके पहले ऐसे कौन से कारण हुए, ऐसी कौन सी बातें हुई कि आज हमें वन नेशन वन हेल्थ 2030 लागू करने की आवश्यकता पड़ी। सर, पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे पहला बिंदु कि जो इसके पहले स्वास्थ्य नीति आया था 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में राष्ट्रीय मिशन एवं परंपरागत स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के पूर्व अर्जित ज्ञान के प्रमाणन के लिए एक सिस्टम, एक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया था। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम को रेखांकित किया गया था। तो साथियों, हमारा जो स्वास्थ्य नीति आया था 2017 वाला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, कहीं ना कहीं उसका भी मोटिव यही है, वन नेशन वन हेल्थ की बात वहां पर भी की गई है। इसके बाद 2020 में जब स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे, 74वां स्वतंत्रता दिवस हम जब मना रहे थे, उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वन नेशन वन हेल्थ पर जोर दिया था। तो बैकग्राउंड में आप इसे भी लिख सकते हो।
जैसे जैसे मैं स्टेप बाइज बता रहा हूं, आप एक ने एक इंट्रो लिखा, एक आपने पृष्ठभूमि आपने बताया, या फिर आपसे जब पूछे तो आप लिख सकते हो, बाकी ऐसे रेटिंग में या फिर आपके 10 मार्कर के हिसाब से आप लिख सकते हो, जितनी शब्द सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए। अब 10 मार्कर में सिर्फ 200 वर्ड्स होंगे तो इसमें से बहुत सारी चीजें कट छट जाएंगी, लेकिन 1000 शब्द में अगर लिखना है तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी जब निबंध में लिखोगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा बिंदु है कि सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, 17 गोल्स, 17 लक्ष्य जो हैं विश्व स्तर पर, है ना, उसमें रैंकिंग वगैरह आपने पढ़ी ही है। जब मैं आप लोगों को यूनिट 7 पढ़ा रहा था, यूनिट 6 पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने सारी रैंकिंग वगैरह बताई है, आपको फिर से उसको मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। तो सतत विकास लक्ष्य में आपका जो तीसरा लक्ष्य है, 3rd नंबर का जो लक्ष्य है ना, गरीबी भुखमरी के बाद जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, इस तरीके से जो पहला दूसरा तीसरे नंबर का जो हमारा सतत विकास का लक्ष्य है, सार्वभौमिक एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर दिया गया है। मतलब एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की अवधारणा की बात की गई है। एसडीजी गोल्स जो हमारे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स में से जो हमारा तीसरे नंबर का गोल है, कहीं ना कहीं उसकी अवधारणा भी इसी से संबंधित है कि सर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको, वन अर्थ वन हेल्थ, और उसका एक हिस्सा है वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, उसका एक हिस्सा है। बात समझ रहे हैं? तो सार्वभौमिक अवधारणा है, तो कहीं ना कहीं इसको हमको छोटे स्तर पर शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के ये अर्थ लेवल पर, मतलब पूरे विश्व स्तर पर जाएगा। तो इसलिए हमने वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी को अपनाने की बात की। इसके अलावा बैकग्राउंड में अगर देखोगे, पृष्ठभूमि में, तो अभी हाल में कोविड-19 गया है, वहां पर भी हमने देखा कि भारी क्षति हमको झेलनी पड़ी। इसके अलावा जो संस्थान हैं उन्होंने क्लियर ये किया कुछ डेटा के अनुसार कि हमारा जो वर्तमान स्वास्थ्य नीति का ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सेक्टर का, वो काफी डमाडोल है, हमें उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, तो कहां पर एक्स्ट्रा है, कहां पर कमी है, इसका कोई आकलन ही नहीं है, किसी को खबर ही नहीं है। इसलिए सेंट्रलाइज होना जरूरी है, सारी चीजें एक सिस्टम के अंतर्गत आए, हमको क्लियर पता हो इस हॉस्पिटल में सिलेंडर्स इतने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इस हॉस्पिटल में कमी हो रही है, यहां से इसको यहां ट्रांसफर करो तुरंत, हमको बार बार कॉल करना ना पड़े, भाई तुम्हारे पास है कि नहीं है, तुम्हारे पास है कि नहीं है। सारा डेटा फीड होना चाहिए, हर एक चीज पर हमारा नजर बना होना चाहिए, तब जाकर के कहीं कुछ अच्छा होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हर एक मेडिसिन की बात कर रहा हूं, हर एक हेल्थ सेक्टर के हर एक दवाई, हर एक चीज की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? चाहे वो बेड की संख्या हो अस्पताल में, किसी भी चीज की आवश्यकता की बात हो, सबके लिए। तो सार्वभौमिक और एकीकृत स्वास्थ्य ढांचा अपनाने पर जोर दिया गया है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, एकीकृत मतलब आप सेंट्रलाइज करने की जो मैं बात कर रहा हूं, उस पर जोर दिया गया है। तो कोविड-19 से हमको सीखना पड़ेगा, वो हमको एक बहुत बड़ा तमाचा देकर के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा तमाचा देकर के गया है वो अभी, है ना, गलती ना करें हम। 5वां नंबर, जब 2021 में G7 की बैठक हुई तो वहां पर भी वन हेल्थ दृष्टिकोण की बात की गई वैश्विक स्तर पर, क्योंकि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं सिर्फ एक देश की बात नहीं है। पर्यावरण वाला जो क्लास में ले रहा था उसमें भी मैंने बताया था एनवायरनमेंट में, कि एनवायरनमेंट सिर्फ एक देश से या एक राज्य से या एक जिले से या एक गांव से या एक व्यक्ति से ये एनवायरनमेंट सुरक्षित नहीं होगा। इसमें हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, पूरे देश को मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकसित देश लगे पड़े हैं अपने विकास गति को बढ़ाने में, बाकी सब अपने पेड़ लगाओ, ये करो, ये नहीं, या फिर उन लोगों ने जो गलती कर दी हम नहीं करें। मतलब आप एक दूसरे को क्या कर रहे हो, एक दूसरे पर ये ब्लेम कर रहे हो कि तुमने कर लिया, हम नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं, हमको मत बोलो। सबको मिलके एक नीति बनानी पड़ेगी वैश्विक स्तर पर। जो भी हम कर रहे हैं, UNFCCC जो काम कर रहा है वो अच्छे तरीके से लागू हो। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षित होगा तो ये जाकर के लागू होगा। बात क्लियर है? तो ये चीज समझना पड़ेगा। आगे बढ़े, आयाम की बात करें, डायमेंशंस।
मैंने बहुत सारी चीजें आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया इंट्रो में, वही सारी चीजें डायमेंशंस में हैं कि हमको कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि वन नेशन वन हेल्थ के लिए जरूरी हैं। सर आयाम क्या होता है, आपको अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में आप इसको फीड करके देखो कि हाँ वन नेशन वन हेल्थ कहाँ कहाँ फिट हो रहा है। तो आइए हम इसके डायमेंशंस, इसके आयाम को एक नजर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के सभी जीव जंतु, मनुष्य, पौधे, ये सब के सब, निर्जीव, जल, वायु, आकाश, मिट्टी, सब के सब शुद्ध, सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षतः या फिर अप्रत्यक्षतः कहीं ना कहीं हम इन पर डिपेंड होते हैं, कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े होते हैं। अगर ये सभी चीजें सही होंगी, क्लियर मतलब अगर एक शब्द में बोलूं, इन सब को जोड़ के अगर मैं बोलूं पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। तो प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब जुड़े हुए हैं, इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य पर हमारे वातावरण का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव दोनों तरीके से पड़ता है, दोनों तरीके से पड़ता है। और इसीलिए ये हर एक देश की संकल्पना होनी चाहिए, हर एक देश का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इसको अचीव करना है। और ये वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम का एक छोटा सा भाग है जो कि वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम कहलाता है। आई होप क्लियर है। ठीक, अब आयाम कौन कौन से, कुछ 4 आयाम यहां 4 बिंदुओं में मैंने बताया है, इसको आप सीधे सीधे लिख लो। वर्तमान चिकित्सा पद्धति एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धति। वर्तमान चिकित्सा पद्धति एलोपैथी की बात कर रहा है, जो आप तुरंत सर दर्द कर रहा है, आपका बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, पैरासीटामॉल खा लिया, कोई भी दवाई उठा करके तुरंत आपने सिट्रेजिन वगैरह फाड़ा और खा लिया, ये सब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आता है। और जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जो मैंने आयुष में पढ़ाया है आपको, आयुष में है ना, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी को हमको लागू करना पड़ेगा, सभी को हमको यहाँ पर सभी चिकित्सा पद्धति का मिश्रण यहाँ पर केंद्रीकृत करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा देश में। ये पहला डायमेंशन हो गया। दूसरा डायमेंशन व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ी अवधारणा है। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी जो है मेरे साथियों, WHO ने एक परिभाषा दिया था स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। मनुष्य अगर मानसिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से, अगर सामाजिक रूप से, तीनों रूप से अगर स्वस्थ है तो वो स्वास्थ्य है। हम लोगों को अगर बीमारी हो रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये जो बीमारियां हैं ये सब शारीरिक हैं, तो हम बोलते हैं अस्वस्थता हो रही है। लेकिन आज सिर्फ शारीरिक बीमारी ही नहीं वरन मानसिक बीमारी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सोशल, सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, और इसी को स्वास्थ्य कहा है WHO ने। इसकी परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो इस तीनों का स्वस्थ होना, यह अवधारणा शो करता है वन नेशन वन हेल्थ। तीसरा बिंदु देखें, एक व्यक्ति चिकित्सीय जांच एवं स्वास्थ्य की ऐतिहासिक जानकारी को एक डेटाबेस की तरह डिजिटली सेव करके रखना, ताकि उसे देश में कहीं पर भी चिकित्सा उपचार के समय प्राप्त एवं प्रयोग किया जा सके। मतलब हर चीज डिजिटली किया जाए, आपकी चिकित्सा हो रही है, आपका उपचार हो रहा है, उसको तुरंत कंप्यूटर में फीड कर दिया जाए, कहीं और आवश्यकता पड़े तो उसको वहां से ऑपरेट कर लिया जाए। यह पॉलिसी का लक्ष्य है। ऐसा ना हो कि पर्ची दिया, फाड़ दिया और खत्म, टाटा बाय बाय। तो हर चीज का अगर डेटाबेस तैयार होगा, डिजिटली हर चीज सेव होगी, तो हमको आगामी आने वाले समय में, फ्यूचर में हमको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि मेरे साथियों आज जमाना डिजिटलीकरण का, डेटा का, डेटा साइंस, आजकल आप साइंस देख रहे हो, आप नए नए जॉब्स क्रिएशन देख रहे हो, डेटाबेस के बहुत बड़े बड़े जॉब यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। जितना ज्यादा लोगों के पास डेटा रहेगा वो उतना ज्यादा पैसे छाप रहा है। आपको बोला जाता है ना कि आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सब कहीं पर भी मत दे दिया करो। ऐरा गैरा नत्थु कैरा कोई भी मांगे दे दिए। किसी ने एक सिगरेट की बंडल ला करके आपको थमा दिया और बोल दिया कि अपना डेटा लिख के दे दो, वो आपसे डेटा मांग लेता है और आप आहा बढ़िया फ्री में मिल रहा है, ले लो ले लो।
भाई इन सब से बच के रहो, बहुत बच के रहने की आवश्यकता है। आज के डिजिटली दुनिया में आपको अपना डेटा बचाना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित सारा डेटाबेस को सेव करें तो ये हमारे लिए काम आएगा। बाकी जो मैं आपको समझाता रहता हूं उसको थोड़ा सा सतर्क होकर के समझा करो, याद रखा करो। चौथा पॉइंट देखें, यह ना केवल मनुष्य के स्वास्थ्य की बात करता है, ना केवल मनुष्य के स्वास्थ्य की बात करता है, बल्कि यह प्रकृति के समस्त घटकों, जितने भी प्रकृति के घटक हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जलीय जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, सबकी बात करता है, सबकी बात करता है। वायु की स्वच्छता, वायु की स्वास्थ्यता, वायु की शुद्धता, जल की शुद्धता, मिट्टी की शुद्धता, सबकी शुद्धता, सबकी स्वच्छता की बात कर रहा है, सिर्फ मनुष्यों की नहीं, क्योंकि वन नेशन वन हेल्थ में इन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो ये डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, गहरे तरीके से। बात क्लियर है? चलिए इसे आप लोग सभी लोग नोट कर लेना। बाकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, है ना? और कोई समस्या होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। अगर हम विकास क्रम देखें कि जो हम वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या वन अर्थ वन नेशन की, वन अर्थ वन हेल्थ पॉलिसी की अगर बात कर रहे हैं, तो कैसे कैसे इसका विकास हुआ। वैश्विक स्तर पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों को याद कर लेना है। अगर एसे में आता है तो आप लिख सकते हो, बाकी आपको 7 मार्कर में या 10 मार्कर में ये नहीं लिखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। तो वैश्विक स्तर पर अगर विकास क्रम देखें कि किस तरीके से आगे बढ़ा, तो एक समझ विकसित कर लो कि वन हेल्थ पॉलिसी, ये पहला पॉइंट लिख लेना। वन हेल्थ अप्रोच का जिक्र सर्वप्रथम 1856 में, मतलब देखो आज से 200 साल पहले की बात हो रही है ना? 1856, 1857 की क्रांति बस होने वाली अगले साल, ठीक? उससे एक साल पहले ही आधुनिक पैथोलॉजी के जो जनक हैं रुडोल्फ विक्रो, इन्होंने की थी वन हेल्थ अप्रोच का जिक्र। तो यहां से शुरुआत हुई है वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी। अगर हम देखें, या वन अर्थ वन हेल्थ पॉलिसी की जो बात हुई है, सबसे पहले जिक्र किया है किसने? तो रुडोल्फ विक्रो ने। ये आधुनिक पैथोलॉजी के जनक कहलाते हैं, आधुनिक पैथोलॉजी के जनक, ठीक है सर। इन्होंने सबसे पहले जोड़ दिया, सबसे पहले इन्होंने जोड़ दिया कि मनुष्य एवं पशुओं स्वास्थ्य संबंधी इलाज में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य का इलाज और पशुओं का इलाज, दोनों का इलाज सेम है। इनको भी बीमारी होती है, इनको भी बीमारी होती है, इनको भी दस्त लगते हैं, इनको भी दस्त लगते हैं, इनको भी बुखार होता है, इनको भी बुखार होता है, इनको भी सर्दी होती है, इनको भी सर्दी होती है। बात समझ में आ रहा है? तो इनके इलाज में अंतर नहीं है का मतलब उनसे हमारा सीधा संपर्क है, सीधा जुड़ाव है। उनमें अगर बीमारी होगी, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, जैसे कि अभी बोलते हैं कि बैट्स के थ्रू, चमगादड़ों के थ्रू ये हमारा क्या हुआ था, कोरोना वायरस, उसके उस वायरस से बना था। तो कहीं ना कहीं इन जानवरों से ये बीमारियां हम पर आ रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं। तो उनका स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य, दोनों को ठीक रखना जरूरी है, दोनों की देखभाल जरूरी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा 1856 में पहली बार रुडोल्फ विक्रो ने कहा, जिनको आधुनिक पैथोलॉजी के जनक कहा जाता है। अगले पॉइंट में अगर देखोगे तो वन हेल्थ का सिद्धांत जो है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन का जो FAO संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसने और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE, इन दोनों ने एक पहल की और 2007 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ सिद्धांत पर जोर दिया। इन तीनों ने, यूनाइटेड नेशन की, आपकी FAO खाद्य एवं कृषि संगठन ने पहल की, किसके साथ मिलके? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर के एक पहल की। और 2007 में नई पहल की, कौन? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। इन्होंने भी वन वर्ल्ड वन हेल्थ सिद्धांत पर जोर दिया, अपने तरीके से दिया, लेकिन इन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि कहीं ना कहीं जो पशु हैं, जो पर्यावरण के अन्य जो कारक हैं, जो घटक हैं, वो हम पर निर्भर करते हैं, हमसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो एक दिन हम इग्नोर हो जाएंगे। और आप समझ पा रहे हो,
हम इग्नोर हो रहे हैं। कभी बाढ़ का आ जाना, कभी पूरी तरीके से भूकंप का आ जाना, कभी सुनामी का आ जाना, कभी बादल फट जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी भूस्खलन का होना। आप देख पा रहे हो अपने आसपास कुछ ना कुछ हो रहा है, या बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का हो जाना, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, वो हम इग्नोर हो रहे हैं। समझ रहे हो? तो सबको जोर देना पड़ेगा, मतलब पर्यावरण पर सीधा सीधा जोर दिया जा रहा है। मैं पर्यावरण में सीधा बताया हूं, दो घटक हैं, बायोटिक अबायोटिक, जैविक अजैविक घटक, और उसी में सब मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, जल, आपका वायु, मिट्टी, आकाश, सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है सर। विकास लक्ष्यों के अंतर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जोर दिया गया, मतलब जो सतत विकास है उसमें जोर दिया गया है। तो ये वैश्विक स्तर पर पहल मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, इनको नोट कर लो कि जो सतत विकास है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स में तीसरा गोल्स भी ये बताता है कि वन अर्थ वन हेल्थ पॉलिसी होना चाहिए, उस पर जोर देता है। आगे बात करें भारत स्तर पर क्या क्या हुए हैं, तो भारत स्तर पर पहला पॉइंट आप लिखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में पहली बार इस पर जोर दिया गया, वन हेल्थ वन पॉलिसी, कि वर्तमान में जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाने पर जोर दिया गया, मतलब आयुष चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद है, योग है, इनको आप अपनाओ और अपने एलोपैथी के साथ इनका सामंजस्य बिठाओ, ताकि हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके अलावा डब्ल्यूएचओ के समावेशी एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोविड-19 के समय भारत में वन नेशन वन हेल्थ को अपनाने पर जोर दिया गया है ना। जो भी हम सार्वभौमिक और समावेशी मतलब सभी का विकास, हाशिए पे खड़ा व्यक्ति का भी विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो बात होती है, समावेशी सार्वभौमिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है तो सभी के स्वास्थ्य की बात, ठीक, सार्वभौमिक मतलब सभी लोग, ठीक है सर। इनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमने वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी को जोर दिया था कि इसको अपनाया जाए। भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आरोग्य भारती संस्थान के प्रयासों से भी वन हेल्थ सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। तो ये भारत में भारत के स्तर पर काम किया जा रहा है पिछले दिनों में। सर वैश्विक स्तर पर भी ये काम हो रहे हैं, भारत स्तर पर भी काम हो रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता क्या है कि इतने सारे काम हो रहे हैं? आवश्यकता तो मैंने पहले ही बता दिया है, बस अभी पॉइंट वाइज इसको आप लिख लो, 3 पॉइंट। आवश्यकता पूछे तो बढ़िया इंट्रो लिखना जो मैंने शुरू में बताया, आवश्यकताओं को लिखना बेहतरीन तरीके से, आपके 60 शब्दों में आएगा, 7 नंबर में 60 शब्द, और बढ़िया निष्कर्ष लिखना जो मैं अभी अंत में बताऊंगा। एक बेहतरीन सा निष्कर्ष लिखवाऊंगा जो कि आपके हर आंसर में यूज किया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से आप निष्कर्ष लिखना। निष्कर्ष का मतलब आप कंक्लूड कर रहे हो आंसर को, जो प्रश्न पूछा गया है उसको आप कंक्लूड कर रहे हो कम से कम शब्दों में। जो भी आपने बॉडी में लिखा है उसको एक लाइन में समावेशित करो, उसको निष्कर्ष कहा जाता है। बात क्लियर? तो चलिए देखते हैं आवश्यकता। क्या आवश्यकता है सर? पहला पॉइंट, जो OIE है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, उसके अनुसार वर्तमान मानव संक्रामक रोगों में से 60% रोग जूनोटिक हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। जूनोटिक मतलब होता है कि जीवों से जो उत्पन्न रोग हैं, जो अन्य जानवर हैं, जो मानव के अलावा अन्य जीव जंतु हैं, उनसे जो भी संक्रामक रोग हमको होते हैं उसको जूनोटिक रोग बोलते हैं। और हमारी बीमारियों में लगभग 60% बीमारियां, भाई साहब कम नहीं होता है, 60% बीमारियां, संक्रामक रोगों में से 60% रोग, जितने भी संक्रामक रोग हैं, किसी के संपर्क में आने से होने वाले रोग जो कि संक्रामक रोग कहलाते हैं, उन सभी संक्रामक रोगों में लगभग 60% संक्रामक रोग हमें इन जीव जंतुओं से होता है, जीव जंतुओं के संपर्क में आने से होता है। जैसे कि कोई कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग, उसके पास वो काफी दिनों से नहाया धोया नहीं है, उसके पास बिल्कुल भिन भिना रही हैं मक्खियां, उसके शरीर में कीड़े हैं, तो उसके पास जाने से आपके पेरेंट्स रोकते हैं, भले क्यूट सा बच्चा हो, कुत्ते का छोटा सा बच्चा हो, भले बहुत क्यूट हो, लेकिन आप लोगों को हाइजीन मेंटेन करने की हिदायत दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास बीमारियां घूम रही होंगी, वो कहां गया है, क्या किया है, कैसे क्या क्या हो रहा है, उसको कोई बीमारी है, वो छींका
तो उससे कौन सी बीमारी निकल रही, कौन से वायरस निकले, कौन से बैक्टीरिया निकले उसके शरीर से, तो आपको शरीर में वो इंटर कर जाएंगे और वो रोग आपको हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इन जानवरों से, जो स्ट्रीट डॉग्स या अन्य जीव जंतु हैं, उनसे थोड़ा दूर रहा करो, ऐसा बोला जाता है। क्यों? इसीलिए कि आपको कोई बीमारी हो जाए। और यहां तक कि आप लोग इंसान से दूरी बना लिए थे जब कोरोना वायरस फैला था। 2 फीट की दूरी है जरूरी, बहुत बड़े बड़े बैनर में लिखे जा रहे थे कोट्स, है ना, कि इंसान से दूरी बनाओ क्योंकि उसके संपर्क में आओगे तो बीमार हो जाओगे, इसको संक्रामक रोग। वही चीज है यहां पर, संक्रामक रोग की बात कर रहा है कि जूनोटिक हैं, जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग, अर्थात वे जानवरों से लगभग 75% संक्रामक रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए वन नेशन वन हेल्थ को बनाए जाने की आवश्यकता है। और वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी में सिर्फ मनुष्य की बात नहीं की गई है, सार्वभौमिक बात की गई है, सभी जीव जंतुओं की बात की गई है, पर्यावरण के सभी घटकों की बात की गई है। पर्यावरण के एक घटक में हम आते हैं जैविक घटक, उसके अलावा अन्य सभी जैविक घटक, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, या फिर अजैविक घटक, चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, वायु हो, सबकी बात कर रहा है, सबकी स्वच्छता की बात कर रहा है। मेरा ख्याल है पहला पॉइंट क्लियर है, क्यों आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, हाल ही में कोरोना वायरस का प्रकोप भी जूनोटिक बीमारी के कारण हुआ। बिल्कुल, इसलिए वन हेल्थ सिस्टम को अपनाने की आवश्यकता है, जो कि इसी से जुड़ा है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, व्यापारीकरण और औद्योगिकरण के कारण मनुष्य एवं पर्यावरण अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब है मनुष्य पूरी तरीके से पर्यावरण पर, पर्यावरण पूरी तरीके से मनुष्य पर, एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित है। और कहीं ना कहीं पर्यावरण की सुरक्षता ही हेल्थ को बनाए रखेगी, इसलिए ये जरूरी है, इसकी आवश्यकता है। और इसीलिए एक अच्छे स्वास्थ्य हेतु एक एकीकृत और साझा दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो मेरे साथियों, आप लोगों को एक दृष्टिकोण समझ में आ रहा है कि कैसे हमको अप्रोच करना है। कोई भी एक क्वेश्चन बने, हम उसको उस तरीके से डील करेंगे। अगर मेंस में आता है तो हम बढ़िया इंट्रो, बॉडी, निष्कर्ष लिखेंगे। ऐसे में आता है तो पूरा का पूरा छाप देंगे। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाना, आप इसको और यूनिक कैसे बना सकते हो। आगे बढ़ें। वन नेशन वन हेल्थ की दिशा में भारत की क्या उपलब्धियां हैं, अभी तक हमने क्या क्या किया है, भारत ने क्या क्या किया है, उसके लिए क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, बताइए। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, वन हेल्थ मॉडल का सफल प्रयोग 1950 के दशक में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज KFD से निपटने में इस्तेमाल किया गया था। बस अब सभी पॉइंट को हमारी उपलब्धियों में पॉइंट वाइज लिख दो कि सबसे पहले KFD से निपटने के लिए 1950 में हमने वन हेल्थ मॉडल का प्रयोग किया था, सबसे पहला। उसके बाद निपाह वायरस, अभी 2018 में काफी निपाह वायरस न्यूज में रहा, चर्चा में रहा है, सुना होगा आपने। इसका प्रकोप से निपटने के लिए केरल सरकार ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन हेल्थ आधारित केरल मॉडल का सफल प्रयोग किया था। केरल आधारित मतलब अपने राज्य स्तर पर उन्होंने वन हेल्थ पॉलिसी को अपनाया और निपाह वायरस से छुटकारा प्राप्त की। ठीक, अगला है नागपुर में वन हेल्थ केंद्र हमने स्थापित कर दिया। ये उपलब्धियां हैं सर, बहुत बढ़िया। हमने कहां पर, नागपुर में, याद रखना। चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को डिजिटली तैयार किया जा रहा है कि हमारे देश में कितने कितनी आयु के कितने लोग हैं, उनके क्या स्वास्थ्य स्टेटस है, उन सभी का स्टेटस बढ़िया डिजिटली हम क्या कर दें, फीड कर दें। इस पर काम शुरू हो गया है और भगवान करे ये पूरा बढ़िया तरीके से ये पूरा फीड हो जाए तो मजा आ जाए। 2030 तक अगर हो जाए और बढ़िया। ठीक सर। पांचवा पॉइंट, डिजिटल कार्ड द्वारा प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक आईडी तैयार की जा रही है। ये की जा रही है, ये भी चल रहा है। आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी कि आपका वर्तमान में स्वास्थ्य स्टेटस क्या है, आपका बीपी कितना है, आपका कोई बीमारी है कि नहीं है। उस पूरे कार्ड में आपके हर एक चीज का डिटेल में चर्चा किया होगा। हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, आपका आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, सब कुछ उसमें
लिखा होगा और उसका एक साइकिल बनाया जाएगा कि हर एक महीने में 2 महीने में आपको चेकअप कराना है। ये आपको हेल्थ चेकअप के नाम से आपसे करवाया जाएगा और उस रिपोर्ट को बार बार मेंटेन करवाया जाएगा, उससे आपके लिए बेहतर होगा। अगर सरकार करती है वेल एंड गुड, नहीं करती है तो आप करा करो। 2-3 महीने में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराया करो कि आपके ब्लड में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, आपके बॉडी में कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो रहा है, किसी चीज की कमी या बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है। चेकअप करवा लेने से कुछ ज्यादा नहीं, 200-400-500 का खर्चा आएगा, लेकिन आप अगर स्वस्थ रहोगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियों से दूरी रहेगी, तो आप बहुत बड़े बड़े खर्चों से दूर रहोगे। वरना अचानक से खर्चे आते हैं, गरीबी में आटा गीला होना आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो ये सारी चीजें अगर कर लो तो बहुत बढ़िया है ना। अगला पॉइंट है 2015 से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस आयुष पद्धति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि 21 जून को हम मनाते हैं योग दिवस। बहुत बढ़िया सर, है ना, हम लोग मनाते हैं नेशनल लेवल पर। तो मेरे साथियों, योग पद्धति को अपनाया क्यों जा रहा है, क्यों आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है? ताकि हम परंपरागत जो तरीके हैं चिकित्सा पद्धति के, उसके साथ इन सबको इंक्लूड कर लें, है ना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन तथा आयुष्मान भारत मिशन का सफल क्रियान्वयन करना। हम लोगों ने स्वच्छता मिशन अभियान चलाया है और इंदौर वासी जितने भी हैं बहुत खुश हैं। 7 बार नंबर 1 स्वच्छता शहर में हम लोग नंबर 1 पर बने हुए हैं, है ना। सूरत इस बार टक्कर दिया है और अभी डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, मेट्रो वगैरह बन रही है, ओवरब्रिज 8-8, 10-10 बन रहे हैं इंदौर में। तो इस बार देखो क्या होता है, हमारा स्कोर कार्ड में क्या नंबर रैंकिंग आती है। लेकिन बढ़िया है, सब कुछ डेवलप हो जाएगा तो फिर से हम लोग नंबर 1 आ सकते हैं, है ना। अभी तो फिलहाल नंबर 1 ही हैं। तो स्वच्छता मिशन हो गया, आयुष मिशन हो गया, आयुष्मान भारत मिशन हो गया, इन सभी का सफल क्रियान्वयन हमारे देश में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब किस दिशा में हमको ध्यान केंद्रित करवाता है, तो वन नेशन वन हेल्थ की ओर। ये सब का क्रियान्वयन कहीं ना कहीं हमको वन नेशन वन हेल्थ 2030 की जो पॉलिसी है वो लक्ष्य पूरा करवाने के लिए एक हमारा क्या बन रहा है, एक सीढ़ी बन रही है। अगला पॉइंट है G20 सम्मेलन जो हुआ था अभी 2023 में हमारे भारत में, उसमें वसुधैव कुटुंबकम ये हमने बढ़िया तरीके से लोगो बनवाया, बढ़िया तरीके से थीम रखा। वसुधैव कुटुंबकम में आप लोगों को क्या देखने को मिला था, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, कि एक पूरा का पूरा जो विश्व है वो एक कुटुंब है और वो कुटुंब में हम सब एक फैमिली हैं, एक परिवार है और जिनका एक ही भविष्य है। ये बात कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा स्वास्थ्य भी एक ही है, वन अर्थ वन हेल्थ, इस पर जोर दिया गया G20 सम्मेलन में। तो मेरा ख्याल है ये 8 पॉइंट आपके भारत की उपलब्धियों को बताते हैं जो वन नेशन वन हेल्थ की दिशा में कार्यरत हैं, है ना। उपलब्धि है हमारी ये, तो आप लोग इसको उपलब्धियों में लिख लोगे, बाकी नोट डाउन कर लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर लाभ की बात करें, क्या इससे लाभ होगा, तो अभी तक हमने जो भी चर्चा किया लाभ की तो 10 बार बात कर ली है। बस आप 2-3 पॉइंट लिख लो कि मानव, पर्यावरण एवं पशुओं के स्वास्थ्य से सुधार आएगा, कि हमारा स्वास्थ्य और पशुओं के स्वास्थ्य दोनों में सुधार आएगा, क्योंकि ये सार्वभौमिक संकल्पना है जिससे बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। क्योंकि हमें पशुओं से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो जड़ से खत्म करने का एक बेस्ट तरीका है कि उनके बीमारियों को आइडेंटिफाई करें और उसके समाधान की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका अगर समाधान हो जाएगा तो हम तक रोग ही नहीं पहुंचेगा, संक्रामक रोग हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया सुधार हो जाएगा। लाभ में आप पहला नंबर पर लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर नेशनल हेल्थ कार्ड द्वारा, अगर आपका एक कार्ड बन जाएगा नेशनल हेल्थ कार्ड, उसके द्वारा प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य प्रोफाइल बनेगी जिसका प्रयोग डॉक्टरों के द्वारा
रोगों के निदान में आसानी होगी। मतलब बार बार आपका चेकअप वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपका कार्ड वगैरह बना होगा तो तुरंत आपका इलाज चालू हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, अभी इसका ये स्टेटस है, इस आधार पर जल्दी जल्दी इलाज शुरू कर दो क्योंकि इसके पास बचने के समय बहुत कम है। इस तरीके की भी घटनाएं होती रहती हैं, तो यहां पर आसानी होगी। तीसरा पॉइंट, वन हेल्थ रिकॉर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी नीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। अगर आपके स्वास्थ्य की जानकारी सरकार को होगी, आपका पूरा का पूरा एक कार्ड बना होगा, तो पूरा एक रिकॉर्ड पूरे देश की होगी, उससे हम आगे आने वाले जो भी नीतियां होनी है, बनानी है, उसमें आसानी होगी कि हमारे देश में इस प्रकार के रोग काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा है, तो इस तरीके के रोगों के निदान के लिए हम एक पॉलिसी बना लें, हम एक नीति बना लें, इस तरीके से सरकार को भी आसान होगा। तो ये हैं लाभ, और भी लाभ लिख सकते हो, बेस्ट लाभ आपको बता दिया है। बाकी चुनौतियां, इतना आसान है क्या? अगर आसान होता तो हमने 2030 का लक्ष्य तो नहीं रखते। अभी भी 2030 आने में हमको 6 साल हैं, 2024 में हैं हम लोग, तो लगभग 5.5-6 साल है, तो हमने समय लिया है। और अगर 2030 तक बन भी जाता है सब कुछ सही तरीके से, ये हम अगर लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो मजा ही मजा। बाकी देखिए क्या होता है। चुनौतियों में लिखो कि सर मनुष्य एवं पशु चिकित्सालयों के बीच सूचना संबंधी समन्वय का अभाव है। मतलब हमारा डेटा तो मान लो मिल जाएगा कैसे भी करके, लेकिन पशुओं का डेटा, सर पशुओं के चिकित्सालयों से हमें सूचना सभी के सभी मिल जाए, बहुत दिक्कत परेशानी, बहुत अभाव है। हमारे पशुओं की पहली बात तो संख्या ही ढंग से हो जाए उसके बाद इनकी चिकित्सा प्रणाली बनाई जाए, इनका पूरा का पूरा डेटा का सूचना संबंधी पूरा का पूरा समन्वय किया जाए। दूसरा है पशुगृहों में पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल एवं निगरानी में भी कमी है, जो मैं बता रहा था अभी कि पशुओं की संख्या हो जाए, उनकी देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, उनकी निगरानी में अभी बहुत अभाव है। इन सबको पहले ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के वन नेशन वन हेल्थ तक हम पहुंच पाएंगे। अगला परेशानी, पशु मांस का अव्यवस्थित खाद्य श्रृंखला में अनुचित रूप से क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। जो मांसाहारी जीव हैं, है ना, मांसाहारी मनुष्य हैं, तरह तरह के मांस खाते हैं, है ना, अलग अलग जानवरों के, तो अब उनका जो वितरण हो रहा है वो भी खाद्य श्रृंखला में अनुचित अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। अगला पॉइंट, विभिन्न संस्थानों एवं चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय का भी अभाव है। अलग अलग जो चिकित्सा के संस्थान हैं वो अलग अलग चौड़ में रहते हैं, है ना, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर रहते हैं आपस में। एक कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हमने 2019 में 20 में कोरोना वायरस का जब प्रकोप चढ़ा था, हमने देखा था कि सपोर्ट नहीं कर रहे थे सभी लोग मिलकर के, है ना, पर फिर भी बहुत अच्छा प्रयास था, हम इससे लड़ के आगे बढ़ पाए, है ना। बिना समन्वय के नहीं हो सकता था, लेकिन हमको और अच्छा समन्वय चाहिए। तो सभी विभिन्न जो संस्थान हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धति में चाहे परंपरागत हो चाहे आयुष पद्धति की सभी चिकित्सा पद्धतियों की बात करें, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सबकी बात करें, सभी को समन्वित कार्यरत करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। स्वास्थ्य शिक्षा की कमी है, इसको सुधार करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, समस्या हैं, जिनको हमको खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर के आप लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे, और ये निष्कर्ष आप हर एक आंसर में लिख सकते हो। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग मॉडिफाई कर लेना। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम एक व्यापक दृष्टिकोण है, मतलब ये कोई छोटा मोटा दृष्टिकोण नहीं है, ये विश्व स्तर की बात है। वन नेशन वन हेल्थ व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह वन अर्थ वन हेल्थ का एक हिस्सा है, जिसमें सभी पर्यावरण के सभी पहलू, जैविक घटक, अजैविक घटक, सब कोई इसमें इंक्लूड है, सब कोई इसमें इंक्लूड है। इस दिशा में सरकार, निजी, नागरिक भागीदारी, इस सभी को बढ़ावा देकर एकीकृत चिकित्सा पद्धति को अपनाने पर जोर देना चाहिए। तो ये हमने पूरा का पूरा जो टॉपिक था उसको 2 लाइन में, 1.5 लाइन में इंक्लूड कर दिया या कंक्लूड कर दिया, समझ गए, कंक्लूड कर दिया हमने, निष्कर्ष लिख दिया। और मेरे साथियों, निष्कर्ष लिखने के कई तरीके हैं। उपरोक्त जो भी हमने बात की वहां से आप लिख सकते हो, अतः हम कह सकते हैं उपरोक्त कारणों की वजह से जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके से मॉडिफाई कर देना। बाकी आपको
पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पर क्या करना है, कंक्लूड करना है अपने कम से कम शब्दों में, उसी को निष्कर्ष या कंक्लूजन कहते हैं। ठीक बात। तो इस तरीके से हमने आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किया। पेपर 3 पार्ट बी या फिर एसे का सबसे अंतिम टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। तो मेरा ख्याल है आपको आज का सेशन मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो अभी आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। बाकी कोई समस्या परेशानी हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी समस्याएं भी लिख सकते हैं, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। बाकी आप लोग ऐप पर अन्य चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस का कोर्स हो, कोई भी चीज़ हो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले महत्वपूर्ण सेशन में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।